जब वो सभी रोकिया बेगम के घर पहुंचने गाड़ी से नीचे उतरती, वो इस खूबसूरत महलनुमा घर को ही देख हैरत से अपना मुंह बंद ना कर पाई। उसके ख्वाबों जैसा ही था ये घर, जो हमेशा उसने सोचा और जिसकी ख्वाहिश भी। अफफ बाबा, ये इतने बड़े महल में काम करते हैं आप? बेयकीनी से पूछा इसने। हाँ बेटा, ये है रोकिया बेगम का घर। हाय कितना प्यारा है, ये दिल कर रहा है यहीं पर ही रह लो। बस करो और अब अंदर चलो। जी बाबा। घर के अंदर जाते ही रोकिया बेगम ने आयरा और जूलिया को प्यार दिया। तब वो रोकिया बेगम से बोली, दादी जी आप कितनी प्यारी है और मेरी रंगी से जवान भी तो दिखाई दे रही है, क्या राज है? दिल से वो उनकी तारीफ करने लगी। शरारती लड़की कुछ भी। हंसकर इसे जवाब देती रोकिया बेगम शर्माने लगे। वैसे दादी जी संभल कर रहिएगा, कहीं आपको लड़की समझ कोई लड़का प्रपोज ही ना कर दे। बस कर दो बेटा, वरना मैं शर्मा कर यहाँ से चली जाऊंगी। वो भी इससे मजाक करने लगे। आयरा काफी पसंद आई मुझे। अच्छा अच्छा दादी जी ठीक है। नहीं कहती मैं अब कुछ यहाँ कोविड दर्द कहाँ मिल रही है, वो ना मेरा गला बहुत खुश हो गया। गले पर हाथ रखती वो इधर देखने लगी। हाँ हाँ बेटा रखो, वेटर इधर आना। फौरन ही उन्होंने वेटर को पकारा। से आते ही दो कोविड दर्द के गिलास आयरा ने तेजी से उठा लिया। वो ना दादी जी छोटे छोटे गिलास है इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम जितना चाहो खाओ पियो जाओ, एंजॉय करो पार्टी। वो खुशी खुशी इधर उधर फिरती कोविड दर्द पिए जा रही थी। जूलिया इसके पीछे ही मौजूद थी। क्या बोतल पहली मर्तबा देखी है जो पिए ही जा रही हो तुम? इसे घूंघ पर घूंघ भरते देख आफर उसने टोक ही दिया। हाँ तो और क्या, घर पर तो सिर्फ साल में 2 मर्तबा बोतल आती है हमारे, वो भी ईद पर, बस तब भी मुझे तो थोड़ी सी ही मिलती है। बना वो एक और घूंघ भरती बोली। कितनी भक्कड़ हो तुम, इतना जो पी रही हो, अगर वॉशरूम जाना पड़ा तो यहाँ पर कहाँ जाओगी? नहीं जाना पड़ेगा। अब मुझे नजर मत लगाओ, मेरे पीछे क्यों आ रही हो, निकलो इधर से। इससे डपट वो एक कोने में खड़ी बार बार कॉरिडोर की पे जाए। कुछ देर गुजरी के बेचैनी से वो इधर उधर चक्कर काटने लगी। तब रोकिया बेगम ने उसके पास जाकर पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम काफी टेंशन में लग रही हो? वो दादी जी मुझे वॉशरूम जाना है, इमरजेंसी है। जूलिया के कहने के मुताबिक उसे बाथरूम जाना ही पड़ा। हाँ बेटा तो जाओ, और ऐसे करो, ऊपर मेरा रूम है, वहाँ का वॉशरूम तुम यूज कर लो। कौन से वाला रूम है आपका दादी जी? ऊपर जो तीसरे नंबर पर कमरा मौजूद है। ओके ओके दादी जी, थैंक यू सो मच। तेजी से उनकी मुकम्मल बात सुने बना ही वो रोकिया बेगम के कमरे की तरफ जाने लगी। पीछे से उन्होंने उसे पकारा भी पर आयरा जा चुकी थी। अरे सुनती तो जाओ, तीसरे कमरे के साथ वाला कमरा मेरा है, खैर वो खुद ही ढूंढ लेगी। वो रोकिया बेगम के बेटे रलिफ लिटशेदीपीन है, वो लिटशेदीपीन तीसरे कमरे में घस गई। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। जल्दी से बेड पर अपना दुपट्टा रख बात में जाने की इसने, तभी फारिस भी कमरे में दाखिल। हमारा अपने ही बेड पर दुपट्टा पड़ा देख वो चौंक गया था। ये किसका दुपट्टा है? पता नहीं। बेजारगी और लापरवाही से इसने दुपट्टा 2 उंगलियों से उठाकर दरवाजा खोल बाहर फनक दिया और खुद फौरन ड्रेसिंग रूम में चला गया। दूसरी समत आई रवाश बेसन पर हाथ धोती वहां पर है कि जींस शर्ट और बाखों में रखी शो करूंगी काफी यार। क्या यार दादी जी की शौक भी रखती है जींस शर्ट पहनने के, और दादी जी की दाढ़ी भी है। क्या भरमीर वो कुछ भी कर सकते हैं? वो भी लापरवाही से कांधे उठवाती हाथ धोकर बाथरूम से बाहर निकली तो अपना दुपट्टा बेड पर न देख घबरा कर इसे ढूंढने लगी। अब क्या मेरे दोपटे के भी पाँव निकल आ लेते छेदी जो इधर अंदर खुद ही चला गया। झक कर बेड के नीचे देखती वो जेर तब बोली। तभी फारिस बना शर्ट पहने शोर की आवाज सुन दरअसल रूम से बाहर निकला। किसी लड़की को बेड के करीब झके झांकते देख एक पल को शौकट हो चुका था। ये कौन है? इसके नजदीक जाते आयरा के कांधे पर हाथ रख फारिस ने उसे मुखातब किया। कौन हो तुम? अचानक किसी टच को महसूस करने के बाद मर्दाना आवाज सुन जल्दी से बेड पर पड़े सहाने को उठाकर अपने आगे करती वो पीछे को मुड़ी। तुम कौन और यहाँ क्या कर रहे? बोलते बोलते वो खामोश हो गई, जिसकी वजह थी फारिस के चेहरे को देखना। वही जब फारिस ने उसकी तरफ देखा तो वसे से लाल पैदा हो गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब की दफा भी आयरा नहीं सोच क्या। ये मेरा घर है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तलछी नजरों के साथ वो उसे घूरने लगा। मैं यहाँ अपनी दादी जी की वजह से आई हूँ। स्पेशल इनवाइट क्या था? हमें हमें और तुम वैसे इतने अमीर हो, एक शर्त तक नसीब नहीं होती तुम्हें अपनी ये बड़ी बड़ी बाड़ी दिखाकर। क्या मुझे डराना चाहते हो? लेकिन बस फिर एक बात सुन लो, डरती को मैं अपने बाप के और किसी से भी इसे परिसराइज करने की खातर वो नान सदा बोली। क्या बोले जा रही तुम? मेरे कमरे में क्या कर रही हो ये तो बताओ। चोरी करने आई थी। अपनी सोच के मुताबिक ही बात की फारिस ने।
क्या कहा तुमने चोरी? हाँ चोरी ना, तुम जैसे लोग करते हैं। मेरी शक्ल देखो, किसी शहजादी से कम नहीं हूँ। और मेरा दुपट्टा कहाँ है ये तो बताओ। वो तुम्हारा दुपट्टा था, वो तो मैंने फेंक दिया। संजीदगी से उसे देख फराज ने नॉर्मल से अंदाज में कहा। क्या कहा तुमने? मेरा इतना महंगा दुपट्टा जिस पर घंटा पास खड़े होकर बेजान करवाई थी, मैंने वो तुमने फेंक दिया। ऐसे बदला लिया तुमने मेरे साथ। सदमे की ज्यादती से वो चीख पड़ी। ना ना ना, ये बदला खोड़ी है, वो बदला तो मैं अब लूंगा। वो को तुम चोरी का इल्जाम जब लगाऊंगा तुम पर, तब तुम्हें पता चलेगा बदला क्या होता है। एक आई बगो उठा, वो उसे अपना पनीन बता रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आयरा सच में डर गई। मैं ऐसा करने वाला हूँ। ऊंची आवाज में वो अपनी दादी को बुलाने लगा। तभी जल्दी से आयरा ने पाँव ऊंचे कर उसके मुंह पर हाथ रखकर आवाज का बिला भूनता। खामोश हो जाओ वरना जान ले लूंगी। वो आयरा के हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश करने लगा कि तभी गुस्से से उसने फारिस को बेड पर गिरा दिया और खुद फारिस के ऊपर झक मुंह पर हाथ रखते से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बाबा कितने अरसे से तुम्हारी दादी जी के यहाँ काम करते आ रहे हैं, और अगर तुम अपना बदला लेने के लिए मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाओगे तब लोग क्या सोचेंगे? दादी जी क्या सोचेंगी? तुमने बदला लेना है ना तो कोई और तरीके से ले लो, इतना गंदा इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। वो बोले जा रही थी जबकि फारिस इसकी आंखों में मुसलसल देखने में मसरूफ था, जैसे इससे पहले इसने इतनी खूबसूरत और पुरकशिश आंखें देखी ही ना हो। क्या कुछ समझ आई भी कि नहीं? और ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आज जितने अमीर अमीर लोग आग शदीदीन होंगे, शहीद मेरे ख्वाबों का शहजादा भी यहीं पर हो, लेकिन अगर मेरे माथे पर चोरी की तहमत लग गई तो कौन करेगा? मुझसे शादी में हाथ पीछे करने वाली हो। प्लीज जेफनामा। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद हाथ पीछे करते वो उठ खड़ी हुई। तुम्हारी वजह से मुझे पहली मर्तबा किसी लड़के को हाथ लगाना पड़ा। तुम्हारी तो किस्मत ही खुद में। हमेशा की तरह उसने अपनी तारीफ खुद कर डाली। तुम हो क्या चीज अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझती हो। हाँ नहन, फखर से गर्दन तान इसने कहा। तुम ठीक है, मुझे बदला तो तुमसे लेना ही है, और अब चोरी वाला पनीर कैंसर अब तुम्हें मुझे किस करना होगा, वरना किसी लिहाज के वो नई फरमाइश कर गया। क्या क्या बकवास की तुमने? आंखें कुछ और बड़ी करती वो उसे घोरने लगी। हाँ तुम्हें मुझे किस करना होगा। पाकिस्तानी लड़कियां अपनी इस इज्जत वगैरह को लेकर बहुत सीरियस होती है, बहुत दावे करती है कि हम तो बहुत शरीफ जाती है। बला बला सो किस मी, या फिर मैं बुलाऊं सबको। बाजू ऊपर कर अपने सर के नीचे रखता वो आयरा के सर पर बंग फोड़ चुका था। वो प्लीज बंद करो ये बकवास, तुम्हारा दिमाग है कि इतना गंदा कन्फर्म हो चुका है मुझे, तभी इतने गंदे गंदे पनीर आते हैं। तुम्हारे दबाव में बदला लेना है तो तुम मेरी साइकिल को थोड़ा सा तोड़ दो, या फिर मुझे बातें सुना दो, या फिर जब भी हमारे यहाँ समोसे बने तो तुम मेरे हिस्से के खा लेना। यार गरीब लोगों की सोच भी गरीब ही होती है। जल्दी बताओ किसका रही हो यह सबको बुलाने, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। मैंने बाहर भी जाना है। तैयार होकर। अस्फी सुई एक ही जगह अटक चुकी थी। किस कहाँ पर करूँ? आयरा ने आहिस्ता से पूछा। आप कोरस मेरे इन घंटों पर तभी को तुम्हें सजा मिलेगी। बहुत ही गंदे इंसान हो तुम। मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, बस हाँ या ना में जवाब दो। ओके ठीक है कर देती हूँ। बुरा सा चेहरा बनाए वो फारिस के पास जाने लगी। अपनी आंखें बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। अफफ तुम लड़कियों को शर्म भी बहुत आती है। यार ठीक है अब खुश। फारिस ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। रायरा बलकर उसके करीब आई और जोर से कान के पास आकर चेफ्टी अंधाधुंध कमरे से भाग निकली। अपने कान को पकड़ वो वसे से इसे पकड़ने लगा। अच्छा नहीं क्या तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा समझती हो? देख लेना मेरा बदला तुम्हारे साथ अब और भी बुरा होगा। ना जाने क्यों वो आयरा के पीछे ही पड़ चुका था।